नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान और आज जिक्र ये कैसी मजबूरी, टिकट नहीं जरूरी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं और इसी के तहत नेताओं का एक दल से दूसरे दल जाना, चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना के साथ ही अपनी ही पार्टी के मैनेजमेंट पर सवाल खड़े करना शामिल है। और ऐसा ही कुल उत्तराखंड कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने चिंता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर अपनी चिंता को साझा करते हुए उन्होंने पिछले चुनाव के अनुभवों को गिनाते हुए चुनाव प्रबंधन का महत्व समझाया है। साफ किया है कि कप्तान को ही फ्रंट में रहकर नेतृत्व करते हुए उदाहरण पेश करना होगा। और हरीश रावत के इस चिंता के बाद राज्य की राजनीति जो है इसी मुद्दे पर चर्चा का विषय बन गया है। और एक तरफ जहां हरीश रावत अपनी ही पार्टी के चुनावी मैनेजमेंट में सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष जो नेता हैं चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या समेत अन्य नेता भी शामिल हैं। हालांकि खबर यह है कि लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे कांग्रेस नेताओं की नाके फिलहाल कोई मायने नहीं है और कांग्रेस हाईकमान उत्तराखंड की हर सीट पर जीत की संभावनाएं वाले प्रत्याशी को चुनना चाहता है। जीत के पैमाने पर जो नेता सबसे बेहतर पाया जाएगा उसे ही चुनाव लड़ना होगा और इसमें नया चेहरा भी हो सकता है, वो भी जो फिलहाल चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में 6 मार्च को दिल्ली में होने जा रही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में काफी कुछ तस्वीर साफ होने की उम्मीद जरूर है। आम दावेदारों का अगर जिक्र किया जाए तो साथ ही पार्टी बाकी दिग्गजों के नाम पर भी स्क्रीनिंग कमेटी अपने पैनल में रख सकती है। और चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस के कई नेताओं के पार्टी में शामिल होने का दावा भी किया है और इसी के तहत बीजेपी का टिहरी लोकसभा सीट का टिकट फाइनल होने से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह की बीजेपी में जाने की चर्चाओं पर भी विराम लग गया है। खुद प्रीतम सिंह ने आगे आकर कहा है कि जो लोग उनके बीजेपी में आने की बात का माहौल बात कर खराब करने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके मुंह पर तमाचा लग चुका है। सवाल यह है कि क्या ऐसी तैयारी से कांग्रेस 24 का दंगल जीत पाएगी? आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तराखंड कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने चिंता जताई है। सोशल मीडिया पर अपनी चिंता को साझा करते हुए उन्होंने पिछले चुनावों के अनुभवों को गिनाते हुए चुनाव प्रबंधन का महत्व समझाया। साफ किया कि कप्तान को ही फ्रंट में रहकर नेतृत्व करते हुए उदाहरण पेश करना होगा। इसके साथ ही हरीश रावत ने इच्छा जताई है कि अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य चुनाव लड़े। उनके न लड़ने की स्थिति में प्रदीप टम्टा एक स्वाभाविक दावेदार है। दोनों की विजय के लिए काम करना उनका धर्म है और मुझे उसकी याद दिलाने की किसी को भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनता पार्टी के नेताओं के सिर प्रचंड बहुमत का नशा चढ़ा हुआ है, इसीलिए वो लगातार नरगल बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल है, कांग्रेस पार्टी भी एक राजनीतिक दल है और हर राजनीतिक दल का अपना सिस्टम है। भाजपा ने जो है अपने पूर्व सांसदों को ही दोबारा से जो है 3 सीटों पर रिपीट किया है, 2 सीटों पर वहाँ घमासान मचा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी की लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हो रही हैं। CWC की बैठक अभी होनी तय है और हमारी पार्टी का जो तौर तरीका है उसी तरीके से प्रत्याशी घोषित होंगे और बहुत जल्दी जो है हमारे प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। भाजपा तो जनता के बीच किन मुद्दों के साथ जाएगी इस पर जो है चिंतन और मंथन करे, क्योंकि जनता में भारी आक्रोश है। देखिए, वो बहुत ही सीनियर नेता हैं और उत्तराखंड की नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है हर चीज़ की। अगर वो अपने प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रबंधन पर कमियां हैं, तभी वो सवाल उठा रहे हैं और उनका प्रबंधन कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हरीश रावत जी हरिद्वार से चुनाव लड़े या कहीं से भी तमाम जगह से चुनाव लड़े, उनका प्रबंधन वाकई ही बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है। इसीलिए शायद हरीश रावत जी आज मजबूर हैं अपने प्रबंधन पर अपनी ही पार्टी के ऊपर सवाल उठाने के लिए। तो ये उनका अपना निर्णय है, उसमें मैं या मेरी पार्टी कुछ भी नहीं कह सकते। देखिए, हम एक क्षेत्रीय दल है और राष्ट्रीय दल है
हम जिस दृष्टि से देखते हैं, हमारी तो लोकसभा पे हो, चाहे निकाय चुनाव पे हो, चाहे विधानसभा कोई भी चुनाव हो, इन पे पैनी नज़र रहती है। तो हम एक क्षेत्रीय दल होने के नाते हम तो यही कहेंगे कि कभी भी कार्य जो ये अपनी प्रबंधन समिति होती है चुनाव की, इसमें जो है किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यदि अगर मैं सक्षम हूँ और जो अंदरूनी मामला आपका चल रहा है, गुटबाजी और एक दूसरे के ऊपर बढ़ना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, अपनी बातों से पलट जाना, तो ये सारी चीज़ें मान्य रखती हैं। तो ये लोकसभा चुनाव में नहीं चलेगी। जनता कैसे विश्वास करेगी आप पे? आप दिन में कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं और रात हो जाती कुछ और कहते हैं। तो ये निश्चित तौर पर है कि मेरे ख्याल से वहीं एक तरफ जहां हरीश रावत अपनी ही पार्टी के चुनावी मैनेजमेंट में सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है, जिसमें कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत अन्य नेता भी शामिल हैं। हालांकि खबर है कि लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे कांग्रेस नेताओं की ना के फिलहाल कोई मायने नहीं है। कांग्रेस हाईकमान उत्तराखंड की हर सीट पर जीत की संभावना वाले प्रत्याशियों को चुनना चाहते हैं। जीत के पैमाने पर जो नेता सबसे बेहतर पाया जाएगा, उसे ही चुनाव लड़ना होगा। उसमें नया चेहरा भी हो सकता है, और वो भी जो फिलहाल चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में 6 मार्च को दिल्ली में होने जा रही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में काफी कुछ तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। आम दावेदारों के साथ ही पार्टी बाकी दिग्गजों के नाम भी स्क्रीनिंग कमेटी अपने पैनल में रख सकती है। वहीं चुनाव से पहले भाजपा ने कांग्रेस के कई नेताओं के पार्टी में शामिल होने का दावा किया है। हम अपने तरीके से अपना काम करेंगे। उन्हें अपने तरीके से करा। उनके अपने सिटिंग एमपीज थे, उसमें से उनने 3 को दिया, 2 में अभी उनके यहाँ असमंजस की स्थिति है। हम लोगों की स्क्रीनिंग कमेटी अभी 6 तारीख को है। स्क्रीनिंग के बाद ही सीईसी को मामला जाता है और वहीं से कांग्रेस में फैसला किया जाता है। क्यों कांग्रेस का कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाएगा? मेरी सभी साथियों से चर्चा होती है कि कोई भी कांग्रेस का विधायक भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब र्यूमर फैलाने से बात थोड़ी बनती है। र्यूमर फैलाओ, र्यूमर से क्या हो जाएगा? जब कोई विधायक जा नहीं रहा है तो फिर भाजपा क्यों परेशान? मैं तो समझ भी नहीं आया। एक तरफ तो नारा देते हैं 400 पार, और जब 400 पार जा रहे हो तो क्यों जो है लगे हो कोचिंग करने, जो है क्यों घूम रहे हो? देखिए, बिना आग के धुआं नहीं निकलता है, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अभी भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि हम उनके गुण दोष को देखते हुए गुण दोष के आधार पर ही उनके विषय में निर्णय कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास कई एप्लीकेशंस कांग्रेस के नेताओं की हैं, कुछ पूर्व विधायक भी हैं, कुछ वर्तमान के विधायक भी हैं, लेकिन हम उनकी उपयोगिता को देख करके, उनकी जन सेवा को देख करके उत्तराखंड के हित में है या नहीं है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। कहीं नेताओं का एक दल से दूसरे दल जाने की चर्चाएं, तो दूसरी ओर नेताओं के चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना के साथ ही अपनी ही पार्टी के मैनेजमेंट पर सवाल खड़े करना शामिल है। ऐसे में देखना होगा आखिर कांग्रेस कैसे 2024 की चुनावी जंग को लड़ती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो 2024 की राह को आसान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो पूरी रणनीति बना रही है। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से अभी दावेदार जो है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, उम्मीद पूरी जताई जा रही है कि 6 मार्च को जो स्क्रीनिंग मीटिंग होनी है उसमें काफ़ी कुछ तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। और दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं हरीश रावत, जिसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी को लेकर देवभूमि के दंगल में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। कमलेश रमन जी हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता से ही कर लेते हैं, क्योंकि हरीश रावत ने ही देखा जाए तो पार्टी के मैनेजमेंट पर सवाल उठा दिए हैं। इसकी कोई खास वजह? कमलेश रमन जी। जी,
देखिए, वैसे तो वो उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, उसमें मेरा बोलना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा ज्यादा। हम्म। लेकिन फिर भी क्योंकि जब इस चीज पर आपने एक डिबेट रखी है तो मैं कहना चाहूंगी हम्म। कि माननीय हरीश रावत जी वाकई बहुत सीनियर नेता हैं, पार्टी के भी वरिष्ठ हैं और प्रदेश की राजनीति में भी बहुत वरिष्ठ हैं। अगर वो अपने ही प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं तो ये वाकई ही ये उनके लिए उनकी पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सीनियर व्यक्ति अगर उठा रहा है तो इस वक्त जो प्रबंधन के इंचार्ज है, जो उस मैनेजमेंट को देख रहे हैं, तो ये सवाल उन पर है। वो ये देखें कि माननीय हरीश रावत जी ने अगर उन पर आरोप लगाया है तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां होंगी प्रदेश स्तर पर। संगठन नहीं है, काम नहीं है, मुद्दे नहीं है, तमाम वो ऐसी सारी चीजें हैं जो इस वक्त कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है करने के लिए और कहने के लिए भी। लेकिन फिर भी अगर पार्टी का सीनियर व्यक्ति खड़ा होकर के अपनी पार्टी पर सवाल या निशान करता है तो जो उस वक्त का मुखिया है वो सब कुछ उसके ऊपर लागू होता है कि क्या कमियां उनकी ऐसी रही होंगी जिसकी वजह से उनके प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर सवाल उठाया है। तो उनकी पीड़ा है, उनको दुख है, उनकी तकलीफ है। हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी कमियां उन्होंने देखी होंगी पार्टी के अंदर, क्योंकि वो बहुत सीनियर है, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा आरोप अपनी पार्टी के उस प्रबंधन पर लगाया कि प्रबंधन में कुछ ठीक नहीं है। तो कुछ ना कुछ ऐसा पार्टी के अंदर है जो उनको गलत लगा, गलत तरीके से चल रहा है सीनियर लोगों का। बिल्कुल, लेकिन हरीश रावत के इस बयान से कि अपनी ही पार्टी की रणनीति को लेकर सवाल उठाना, मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठाना, ये जो मैसेज कन्वे हो रहा है अदर पार्टियों के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में, इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे? हमारे साथ आम आदमी पार्टी से उमा सिसोदिया जी भी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका रुख कर लेते हैं यूकेडी प्रवक्ता शांति प्रसाद जी का। शांति प्रसाद जी, हरीश रावत के इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, मुझे लग रहा है आवाज नहीं मिल पा रही है। उमा सिसोदिया जी का रुख कर लेते हैं। उमा सिसोदिया जी, हरीश रावत ने अपने ही पार्टी के मैनेजमेंट पर सवाल उठा दिए हैं जी। बहुत ही खूबसूरत लोकतांत्रिक प्रयास हरीश रावत जी का मैं कहती हूँ और मैं उनको साधुवाद देती हूँ कि जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने अपनी ही पार्टी के प्रबंधन पर प्रश्न किए है, यही एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जहां पर अगर आपकी पार्टी में कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको बेझिझक कह सकते हैं। आपको यहाँ पर कहने की पूरी आजादी है कि आप अपनी पार्टी के लोगों पर क्वेश्चन कर सकते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ। देखिए, हरीश रावत बीजेपी का एक कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चेहरा है, हमारे प्रदेश की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा है और उन्होंने अगर बेहिचक अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए, अपनी पार्टी की कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने कोई प्रयास किया तो उनको साधुवाद दिया जाना बहुत जरूरी है। और बीजेपी के लिए एक बड़ी सीख है कि जिस तरह की तानाशाही और डिक्टेटरशिप, लेकिन राजनीति में उमा सिसोदिया जी मायने बदल जाते हैं। अगर अपनी ही पार्टी पर अपनी ही पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता सवाल उठाता है मैनेजमेंट को लेकर तो उसकी कमजोरी बयां होती है। देखिए, मजबूती कैसे मिलेगी? मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को। हरीश रावत जी ने अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए ये बात कही है और बिल्कुल बेझिझक कही है, बिल्कुल बिना डरे निडर रूप से होकर कही है। क्या बीजेपी का कोई प्रवक्ता या बीजेपी का कोई बड़ा नेता अपनी पार्टी के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता है? बिल्कुल। क्या अपनी पार्टी में क्या सही होना चाहिए? क्या बीजेपी में हर चीज 100% उनको सही है? ठीक है, राम राज्य सबसे ज्यादा बीजेपी के अंदर आया हुआ है, पूरे देश को छोड़ के बीजेपी में बिल्कुल सब कुछ 100% सही है? ऐसा नहीं है। हर एक पार्टी में कमियां होती हैं, कांग्रेस में भी है, आम आदमी पार्टी में भी है, बीजेपी में भी है। लेकिन क्या बीजेपी के नेताओं को इतनी आजादी है कि वो अपनी पार्टी की कमियों को दूर करने के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात कर सके? मैं उस आजादी की बात कर रही हूँ। मैं उस आजादी की बात है कि कमियां ठीक है। इस बात का उमा सिसोदिया जी, इस बात का जवाब ले लेते हैं, इसके बाद यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। जी कमलेश जी। हाँ, देखिए, उमा जी मेरी बड़ी बहन के रूप में है और मैं नमस्कार भी करती हूँ उनको। लेकिन आज उमा जी ने वाकई एक गठबंधन का जो इतना बड़ा सबूत दिया है, गठबंधन होने के नाते की गठबंधन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो कुछ है नहीं उत्तराखंड के अंदर, तो वो आज गठबंधन से कांग्रेस के साथ खड़े हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा? देखिए, डिबेट किस चीज पर है, लेकिन घुमाकर वो ले गए भाजपा के ऊपर। इतनी तकलीफ, इतना उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है कि
आज अगर बयान के ऊपर बात हो रही है तो वो बीजेपी के ऊपर ले गए। बीजेपी के अंदर अनुशासन है और बहुत अच्छे तरीके से चार दीवारी के अंदर उनके नेता बैठ करके अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करते हैं। कांग्रेस में इतना लोकतंत्र है कि अपने ही नेताओं के ऊपर जूते बरसाने का काम करते हैं, अपने नेताओं को गाली देने का काम करते हैं, अपने नेताओं के खिलाफ जो है जेल में थाने में चौकी में जाकर के रिपोर्ट करने का काम। चलिए, कांग्रेस पार्टी का ना तो कोई अनुशासन है ना ही कोई नियम है। और आम आदमी पार्टी अगर आज उसका इस तरीके से अब बचाव करने पर उतरी है तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को खुद समझना पड़ेगा कि प्रदेश के अंदर उनका कोई अस्तित्व है भी या नहीं है। रही बात बीजेपी की, अनुशासन और तानाशाही में अंतर होता है कमलेश जी, ये बात बीजेपी को समझनी पड़ेगी। बात करने का मादा भी रखते हैं। और दूसरी बात, चार दीवारी के अंदर आप पार्टी की जो गतिविधियां होती है उनको रखा जाता है और जो बाहर करने की बात होती है उनको बाहर किया जाता है। पार्टी सूत ना कपास, फिर वो बाद में बार बार आप लठम लठा करने की बात करते हैं। तो इसलिए पार्टी संगठन पे अगर घर के झगड़े अगर घर के अंदर ही सुलझ जाएं तो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा। और अगर वो झगड़े घर के बाहर चौखट से बाहर आ जाते हैं तो वो राजनीति का विषय बन जाते हैं और राजनीति का हवा को और तेज कर देते हैं। इस बात को मानती हैं उमा सिसोदिया जी? क्योंकि अगर आपने गठबंधन किया, आप कांग्रेस के समर्थन में हैं और आजादी का जिक्र कर रही हैं, तो इस आजादी में जो बयान हरीश रावत की तरफ से दिया गया, इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं? इसको लेकर भी थोड़ा सा मुझे लगता है ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, अनिल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, हरीश रावत जी के बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, रतन मणि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी अनिल जी। जी देखिए, ऐसा है कि हरीश रावत जी एक कद्दावर नेता हैं, पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं और उन्होंने पार्टी के लिए वो विषम परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बने हैं जब प्रदेश की हालत बहुत नाजुक थी। और दूसरी बात कि जब उन पे आरोप प्रत्यारोप लगे तब भी वो उन्होंने अपने आप को एक साफ दाग, मतलब बिल्कुल बेदाग करने की कोशिश की। ये बहुत बड़ी बात है। एक अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपने प्रबंधन पे, उच्च प्रबंधन पे अगर कोई उंगली उठाई है, कुछ बोला है, तो निश्चित तौर पे है कुछ ना कुछ कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी मामला है वो चल रहा है। और ये तो एक प्रचलन भी है कांग्रेस का कि कांग्रेस पार्टी का रहा है कि अगर सुबह कुछ कहती है, दिन में कुछ कहती है, शाम को कुछ कहती है। ये उनकी गुटबाजी भी है। और दूसरा, उनके अपने व्यक्तिगत कुछ इच्छाएं भी होंगी पार्टी से जिससे वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो वो कारण हो सकता है, बहुत कारण है जिनके कारण जो है उनको बताया गया। लेकिन सवाल जहां तक लोकसभा चुनाव का रहा, तो लोकसभा चुनाव में इनके कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं। हमें वैसे इस पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्षेत्रीय दल है हम, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल लोकसभा चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, स्थायी चुनाव हो, उनपे बहुत बारीकी से, पैनी नजर से देखता है और अनुभव करता है, एनालिसिस करता है। तो हमने देखा है कि कुल मिला के कांग्रेस की जो छवि इस समय बनी हुई जनता के बीच में वो बहुत विडंबना है। और भारतीय जनता पार्टी की तो हम क्या बताएं, वर्तमान सरकार ने जो काम किए हैं वो सामने है। जैसे कि कुछ कामों की मैं समीक्षा इनके सामने बताऊंगा। अभी देखिए, इनका लोकसभा चुनाव में बहिष्कार हो रहा है। बहिष्कार कौन कर रहे हैं? पेंशनर भोगी कर रहे हैं। अंकिता भंडारी कांड इनके सामने पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं आई होंगी वो कितनी धरातल पे है, उसका भी बहिष्कार हो रहा है। जोशीमठ आपदा इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। चमोली आपदा, नमामि गंगे, ये प्राकृतिक अप्राकृतिक आपदा दोनों इनके सामने खड़ी हुई है। 2018 में क्षेत्रीय पार्टी के पास हैं, आपके पास हैं अनिल जी, और इसको लेकर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी, इसको लेकर आगे आपसे बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रतन मणि जी, डोभाल जी, रुक कर लेते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि आखिर ये जो एक व्यक्तिगत देखा जाए कुछ मनोदशा जो निकलकर सामने आ रही है हरीश रावत के अगर बयान से एनालिसिस किया जाए कि ये एक अंतर्कलह कहा जाए या फिर किस नजरिए से इस बयान को आप देख पा रहे हैं? अपनी ही पार्टी के मैनेजमेंट पर सवाल उठाना। जो समझता हूं कि कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह के अलावा और कुछ चल नहीं रहा है इस समय। जी।
ये और जो हरीश रावत जी कह रहे हैं कि कप्तान को फ्रंट पे रहना चाहिए, अब उसको कप्तान मानना भी तो चाहिए ना। अगर आपका बिल्कुल। कप्तान है और वो उसके जो सिपाही उसको कप्तान नहीं माने, तो फिर कप्तान क्या करेगा? बिल्कुल। तो कांग्रेस में आज ये स्थिति है, और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि सब देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी, जब उसमें मारामारी होती थी उम्मीदवारों के लिए, सिर फुटबॉल होते थे, बड़ा मारकाट भी होती देखी हमने कि नहीं कैंडिडेट। और आज स्थिति ये है कि 5 सीटों में 5 कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस को, जिन पे वो हाथ रख रहे हैं वो वापस जा रहे हैं। सिर्फ आज की स्थिति ये है कांग्रेस में, 2 कैंडिडेट जो खुल के हैं, उनमें एक हरीश रावत है हरिद्वार से, एक महेंद्र सिंह है नैनीताल से। यशपाल आर्य ने मना कर दिया, प्रीतम सिंह ने मना कर दिया, वो नहीं बन रहे हैं। उनके पास आज चुनाव लड़ने वाला नहीं था। एक जो बड़ा नेता था जो चहलकदमी कर रहे थे, हरक सिंह रावत, वो भी अब फंसे हुए हैं, अब वो भी पीछे हट गए। गणेश गोदियाल ने कह दिया मेरे तो सारे खाते सील है, मैं भी चुनाव नहीं लड़ सकता। तो वहां स्थिति कांग्रेस में, कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय है उत्तराखंड में इस समय। और सांगठनिक रूप में, वो सांगठनिक जो ढांचा होना चाहिए संगठन का, वो नहीं है। कांग्रेस में कई कांग्रेस बन गई है। हरीश रावत अपनी कांग्रेस चला रहे हैं, प्रीतम सिंह की अलग कांग्रेस है, करण मारा की अलग कांग्रेस है, और इस तरीके से वो कांग्रेस बटी हुई है। और इस सबका नुकसान हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो नुकसान हो रहा है प्रदेश को, जो भरपाई वो उसके कारण हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसमें गुटबाजी नहीं है। उसमें गुटबाजी अगर नहीं होती तो 2 सीटों पर अब तक उनका फैसला नहीं हुआ, 3 पे तो उन्होंने कर लिया। हाँ, 3 पे कोई बदलाव नहीं किया गया, एज इट इज जो पहले से थे उन्हीं को क्या कहते हैं, सिटिंग जो उनके सांसद थे उन्हीं को टिकट दिया गया है। जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी बखूबी उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। साथ ही विपक्ष का जीत का दावा जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ते हुए नजर आ रहा है। जो कमजोरी है, क्योंकि उनके ही पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत, पूर्व सीएम भी कहा जाए, तो उन्होंने ही सवाल उठा दिए हैं पार्टी के मैनेजमेंट को लेकर। और दूसरी तरफ जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है, यानी कि अब नए चेहरे के तौर पर कौन सामने आएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, मंजू त्रिपाठी, माफ कीजिएगा, संजय चौधरी जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजय चौधरी जी, आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद मायने रखती है, क्योंकि हरीश रावत ने आपकी ही पार्टी को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठा दिए हैं। आवाज नहीं आ रही है, ठंड और लग रही है। संजय, कमलेश जी आपने तो स्वेटर पहन रखा है। संजय जी आपको आवाज मिल पा रही है? अरे अजीब सी स्थिति हो गई, कभी लिहाफ उठा के अंदर रखे, कभी राजनीतिक जो गर्मियां हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। उमा सिसोदिया जी, संजय जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। संजय जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? नहीं, अभी आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले अभी आपकी आवाज नहीं संजय जी, आ रही। हरीश रावत जी ने पार्टी के ही मैनेजमेंट पर सवाल उठा दिए हैं। ये प्रश्न किससे है आपका? कांग्रेस प्रवक्ता संजय चौधरी जी से। जी मैडम, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे कि हरीश रावत जी ने अपनी ही पार्टी के मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं। जी जी मैडम, राजनीति में तो कटाक्षबाजी चलती है, लेकिन हमारे उत्तराखंड के जो नेता हैं हरीश रावत जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव चल रहा है। पार्टी जब चुनाव होगी सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। अगर हरीश रावत जी के नेतृत्व में चुनावी तैयारियां चल रही हैं तो इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक्चुअली मैं उस बयान से वाकिफ नहीं हूं। ऐसी बयानबाजी अंतर्कलह को दर्शाती है, इस बात को मानते हैं आप? मैडम, बात तो बहुत है। मान लिया बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में भी कमियां हैं, बीजेपी में भी हैं, बीजेपी में भी अनेक कमियां हैं। फिलहाल हरीश रावत जी के बयान को लेकर आप क्या कहेंगे?
क्या वजह इस बयान की? हरीश रावत तो वैसे मुखिया हैं कांग्रेस के प्रदेश के, तभी ये बयान और महत्वपूर्ण हो गया। हाँ, संजय वैसे जी, तो गंभीरता पूर्वक बयान देना चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने किस वे में दिया बयान। किसी बात से कोई नाराजगी पिछले दिनों जो काफी चर्चाएं रही? थोड़ा सा देखो मैडम, गुटबाजी तो हर पार्टी में रहती है, तो मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि कांग्रेस में भी गुटबाजी है, और लेकिन अगर जो दूसरी पार्टी की बात करें तो गुटबाजी वहां भी देखने को बहुत मिलती है। तो कई दफा कटाक्ष आदमी गुटबाजी की वजह से भी आपस में कर देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है पार्टी लेवल पर। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जीत का दावा कांग्रेस भी कर रही है, और ऐसे में हरीश रावत जी का यह बयान निकलकर सामने आता है। जो शीर्ष नेता हैं वो चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर चुके हैं। मैडम, जब टिकट डिक्लेयर होंगे तो चुनाव तो मैडम जिसे भी टिकट मिलेगा चुनाव लड़ेगा, और अभी तो टिकट किसे दिया जा रहा है इस चलिए, पर चर्चा है। उमा सिसोदिया जी का रुख कर लेते हैं। उमा सिसोदिया जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ शीर्ष नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है चुनाव लड़ने से। विकल्प क्या है विपक्ष के पास? देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा समुद्र है, मैं कहना चाहती हूँ। देश की सबसे पुरानी पार्टी है, तो अगर हम बीजेपी अगर ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस को वो खत्म कर चुके हैं, कांग्रेस मुक्त भारत का जो उनका नारा, जो उनका सपना चल रहा है, वो इतनी आसानी से पूरा होने वाला नहीं है। यही नारा कांग्रेस के तो पास second विपक्षी lead- अलायंस का भी है, इंडिया गठबंधन का भी तो है। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि बिसात बिछ चुकी है, इस समय शतरंज की बिसात बिछ चुकी है, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, और ये एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और सबसे ज्यादा मानसिक जो लड़ाई होती है, वो मानसिक लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाती है, ये बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानता। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को उठाकर जेल के अंदर डाला हुआ है, और जिस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है हर एक लीडर को, वो जो मानसिक लड़ाई, वो जो मेंटल प्रेशर विपक्ष के ऊपर देने की कोशिश है, वो पूरा देश इस समय देख रहा है। और मैं फिर से कहना चाहूंगी, मैं साधुवाद देना चाहूंगी हरीश रावत जी को कि उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपनी पार्टी पर क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये एक देश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही उमा जी। जी, डिक्टेटरशिप, बिल्कुल डिक्टेटरशिप। ना आप विपक्ष को बोलने देंगे, ना आप अपनी पार्टी के लोगों को बोलने देंगे। हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस तरीके से गोदी मीडिया, जिस तरीके से मीडिया को क्वेश्चन किया जाता है, ये बहुत बड़ा खतरा है। और सोनी जी, जिस तरीके से गोदी मीडिया होंगे वो और चैनल होंगे जो जिन्हें आप गोदी मीडिया कह सकती हैं। मुझे लगता है फिलहाल अगर हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं, देवभूमि के दंगल में किसी भी टॉपिक को लेकर चर्चा की जाती है, तो वो जायज क्वेश्चन, जो सवाल होते हैं वो पक्ष से भी होते हैं, विपक्ष से भी होते हैं। उमा जी, देखिए, अगर मैं बीजेपी की बात करती हूँ, जैसे बीजेपी ने कहा कि आपने क्वेश्चन, हरीश रावत जी ने अपनी पार्टी के ऊपर क्वेश्चन कर दिया। शायद रतनमणि डोभाल जी और संजय चौधरी जी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि 2 साल पहले यूपी के जितने भी होर्डिंग पोस्टर लगते थे, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, वहां पे मैं आती जाती रहती हूँ, वहां के पोस्टर्स पे प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो नहीं हुआ करता था। क्या समझा जाए इस बात को कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है? उसके बाद योगी जी को दिल्ली बुलाया गया, 2 घंटे बंद कमरे में प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री जी फोटो पर सुशोभित होने लगे यूपी में। सब जानते हैं, आप और मैं राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम लोग से एनालिसिस करते हैं इन सब चीजों का कि क्या कॉन्फ्लिक्ट्स अंदर हैं, और जो समझदार व्यक्ति है उनको ये कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल सामने सामने दिखाई देते हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर यही बात कोई क्वेश्चन मतलब वर्ड्स में कह दें, देखिए, एक्शन इज लाउड, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमने ये सब कुछ बीजेपी के अंदर होते हुए देखा है। बीजेपी के अंदर होते हुए देखा गया, इसीलिए विपक्ष फॉलो कर रहा है, इसीलिए विपक्ष फॉलो कर रहा है। कंफ्यूज की बात नहीं, मैं मेरा कहने का विपक्ष मतलब का अपना कोई एजेंडा, अपनी कोई रणनीति नहीं है। देती हूँ उनको, मैं साधुवाद देती हूँ। और लोग, कांग्रेस के अंदर जो लोकतंत्र है, जो देश के अंदर जो लोकतंत्र होना चाहिए, अपनी बात को कहने की क्षमता, वो जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, ये बात बीजेपी को ठीक है। इस बात का जवाब लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूकेडी प्रवक्ता का रुख करेंगे। कमलेश जी, आपका रुख करते हैं इस बात का जवाब, और इसके साथ ही 2 सीटों को लेकर मंथन अभी भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है।
बिल्कुल देखिए, इस वक्त आम आदमी पार्टी की हमारी जो प्रवक्ता है जो बोल रही है, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है माननीय अरविंद केजरीवाल जी पानी पी पी कर गाली देते थे सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को, और ईडी और सीबीआई को कहते थे कि इनको जेल में डालो, सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है कांग्रेस। और आज वो उनके अगर सपोर्ट में खड़े तो बड़ा ताज्जुब सा हो रहा है। खैर नीतीश कुमार जी के साथ किसने सरकार बनाई है? पीडीएफ दूसरी बात हमारी दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कमलेश जी मैं आपसे स्पष्ट सांसद की उम्मीद नहीं करती हूँ। पार्टियां आप लोगों ने महबूबा मुफ्ती को किस तरीके से आप लोगों ने कश्मीर में सरकार बनाई थी, पूरे देश ने देखा है। कमलेश जी क्या कह दिया। दूसरी बात, वो उनकी पार्टी की अपनी गतिविधियां है, वो अपनी पार्टी के ऊपर कटाक्ष करते हैं या नहीं करते हैं, उसमें मेरा कोई वक्तव्य इस तरह का नहीं होना चाहिए कि मैं उनके ऊपर कोई कटाक्ष करूं, क्योंकि बहुत सीनियर नेता है। लेकिन उमा जी का आज मुझे बैठकर ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि वो जिस तरीके से, खैर बड़ी अच्छी बात हुई कि उमा जी आज चिंतित है बीजेपी के लिए, वो बीजेपी की सराहना के साथ साथ तमाम चीजें बोल रही है, पर वो अपनी पार्टी के अंदर अलायंस के अंदर ये झांक करके देखे कि जिस उत्तराखंड के अंदर उनके नेतृत्व ने अभी तक संगठन बनाने का नाम तक नहीं लिया, अभी तक कोई यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, उनकी पार्टी का कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उमा जी जो है इंडिया। चले कमलेश जी, सवाल भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि उन्हीं नेताओं को दोबारा से टिकट दिया गया है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। 3 सीटों को लेकर जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, साथ ही 2 सीटों पर मंथन अभी भी जारी है। बैठी है तो बड़ा ताज्जुब का विषय है कि सर्टिफिकेट दे रही है आम आदमी पार्टी आज बैठ करके कि किस तरीके से होना चाहिए और क्या साधुवाद देना चाहिए। पार्टी के अंदर कोई गलतियां, कोई कमियां, कोई नजर आई होगी माननीय हरीश रावत जी को, तभी तो वो बोले, नहीं तो इतने बड़े सीनियर लीडर ऐसा क्यों बोलेंगे। ये कप्तान कांग्रेस में बोलने की आजादी है, इसलिए उन्होंने बोला ठीक है बीजेपी के खिलाफ जरा एक शब्द बोलकर दिखाइए, आपका राजनीतिक लोकतंत्र है, अपनी बात को 4 दीवारी में कहने का। उतरकर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी सड़कों में उतरकर अपने नेताओं की छीटा-लेदा नहीं करती। बिल्कुल हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन 4 दीवारी के अंदर अपनी बात रखने का सबको स्वतंत्र अधिकार है और वो रखते हैं पार्टी के अंदर। रही बात दूसरी कि पार्टी में हमारी 2 सीटें अभी तक मंत्रणा चल रही है, वाकई बिल्कुल चलेगी। पार्टी बिल्कुल ये चीज देखेगी कि हम किस तरीके से कहाँ किसको कैसे लड़ा सकते हैं। कैंडिडेट को लेकर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है इन 2 सीटों में। आपको दोनों कमलेश जी, पौड़ी हरिद्वार जी, पौड़ी और हरिद्वार को लेकर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। देखिए, ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व मंथन कर रहा है, वाकई मंथन कर रहा है, क्योंकि हमें 5 सीटें जिता करके माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में डालनी और वो जाएगी भी, क्योंकि हमारा जो आंकड़ा है 400 पार का, वो तभी पूरा होगा जब हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे। और ये मंथन चल रहा है हरिद्वार पूर्व केंद्रीय मंत्री निशंक जी दोनों इनकेपेबल है, वो कैपेबल नहीं है चुनाव जीतने के। 5 सीटों पर इंडिया अलायंस जो बैठे हैं, जो विश्वास, कमलेश जी ठीक है कमलेश जी उमा जी, ठीक है अनिल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी की क्या कुछ तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर? यूकेडिया क्षेत्रीय पार्टी है, मजबूत पार्टी के तौर पर जानी जाती है। उत्तराखंड की जो बारीकियां हैं, बेसिक बारीकियां और ज़रूरतें मुझे लगता है बखूबी समझती है यूकेडी पार्टी। उसको लेकर क्या कुछ तैयारी और कब तस्वीर आपकी तरफ से साफ होगी? अनिल जी। जी सोनी जी, ऐसा है कि हम लोग पूरी तरह से तैयारी पे हैं। अब कुछ दिन, 1-2 दिन का समय और लगेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें हम अपने जो प्रत्याशी हैं उनका नामांकन, जो प्रत्याशी हमारे नामांकन भरेंगे उनको घोषित करेंगे और पूरी तरह से अंदरूनी हमारा जो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। रहा सवाल कांग्रेस का, तो सवाल मुद्दा था सोनी जी आज कांग्रेस पे था या मुद्दा जो है लोकसभा चुनाव पे था, यही कंफ्यूज है। और बहरहाल ये कि मैं नहीं, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ही ये मुद्दा है, लेकिन पार्टी को लेकर जब हरीश रावत ने जो बयान दिया वो भी महत्वपूर्ण था। जी, हरीश रावत जी एक कद्दावर नेता हैं, तो कुछ न कुछ उनकी भी अपेक्षाएं, जैसे मैंने पूर्व में कहा है कि उनकी अपेक्षाएं पार्टी से हैं, तो वो बढ़ करके नहीं हो सकती होंगी, तो इसलिए वो अंदरूनी मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। रही भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 संवेदनशील सीटें, हॉट सीट हम जिसको कहते हैं, हरिद्वार और गढ़वाल। गढ़वाल में उन्होंने क्यों नहीं किया? गढ़वाल में भी हमें पता है क्या कारण रहे, उसके बहुत कारण है।
वहां पे भी आपदाएं हैं, जोशीमठ जैसी आपदाएं हैं, और वहां पे चमोली जैसी आपदा आई है, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कार्यों की समीक्षा होगा। और जो सांसद रहे हैं वो कितने भ्रमण कर रहे, कितने उन्होंने सांसद से खर्चा किया। उसके बाद जो हरिद्वार है, हरिद्वार में भी हॉट सीट है, तो हरिद्वार में बीजेपी का भी एक बहुत बड़ा अपना एक वो रहेगा कि भाई हम किसको किस तरह, क्योंकि इन 2 सीटों पे उनको भय है, कहीं ना कहीं बीजेपी भी भयभीत है। ऐसा नहीं है जो मैंने अभी गिनाए, ये जो बहिष्कार कर रहे हैं पेंशनर, जो बहिष्कार करेंगे, उनका कहना है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया कह रही है कि भाई पेंशनर बहिष्कार करेंगे, अंकिता भंडारी केस वाला जो कर प्रकरण उसमें बहिष्कार करेंगे, केंद्र सरकार की जो योजनाएं रही उन पे बहिष्कार करेंगे, जोशीमठ आपदा जैसे मैंने बताया 2018 में जो इन्होंने लक्ष्य निवेश उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में लेने का किया था विकास को लेकर के, वो जस का तस 35,000 करोड़ रुपए जमीन पे आए थे। 2023 दिसंबर में 3.5 लाख का लक्ष्य लेके चले थे, तो आप ये बताइए कि दिसंबर में 3.5 लाख का केवल 45 करोड़ रुपए ही 45,000 करोड़ रुपए ये जमीन पे उतार पाए। अब आगे क्या रहेगा? रही बात, अगर मेरे को समय मिलता तो मैं इनके 2014-19 के भी आंकड़े बता दूं। 2000 में इनको मतदान कितना पड़ा था? 61.67 समथिंग पड़ा था, और 57.19 में पड़ा था। तो आप बीच का डिफरेंस देखिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मैं इनका बता सकता हूं। डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल में इनका 13 में पड़ा 54 और प्रतिशत मतदान, गढ़वाल में 49, अल्मोड़ा में 48, नैनीताल में 66 और हरिद्वार में 66। नैनीताल चलिए, पुराना परसेंटेज बताने के क्या फायदे? अभी आने वाले समय में क्या कुछ स्थितियां होंगी, क्या कुछ तैयारी है और किसकी तैयारी कितनी मजबूत है, उस पर मुझे लगता है बात करनी चाहिए। 2014 में लोगों ने विश्वास किया था भारतीय जनता पार्टी पे, और 2019 में तो मेरी बात सुनिए, हमारे पास कितने कैंडिडेट हैं, कैसे हम उतारेंगे? ये क्षेत्रीय दल है, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हमारा कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरह गुटबाजी नहीं है। सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज के लिए, जनता देगी हम सर्टिफिकेट। अब जनता देगी, जनता निर्णायक है, जनता निर्णायक है, सर्टिफिकेट लेने का जनता निर्णायक है। आचार संहिता लगने वाली है, कौन जीतेगा? ठीक है, एक एक करके उमा जी आते हैं आपके पास, आते हैं। अनिल जी, आचार संहिता लगने वाली है, क्या उससे पहले कैंडिडेट्स जो हैं उनका ऐलान हो जाएगा? सोनी जी, हमारी पूरी तैयारी है। जो परिवार है ना, परिवार सोनी जी, हमारी पूरी तैयारी है। हम पूरी तैयार 2 या 3 दिन के अंदर अंदर अपनी घोषणा कर देंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, ठीक है, 2 से 3 दिन में यूकेडी ने साफ कर दिया है कि कैंडिडेट्स यानी कि उन दावेदारों का नाम का ऐलान हो जाएगा। उमा जी अपनी बात को रखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वरिष्ठ पत्रकार का रुख करते हैं रतन मणि जी का। आप उमा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में मत बोलिएगा। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था। रतन जी आपका रुख कर रहे हैं, आपका रुख कर रहे हैं। उमा जी कुछ कहना चाह रही हैं, उनकी बात पहले सुन लेते हैं। जी सोनी जी, बीजेपी ने 5 में से 3 सीटों पर कैंडिडेट उन्होंने उतार दिए हैं, उनका स्वागत करते हैं। अब एक सीट फंस गई पौड़ी की और एक फंस गई हमारी हरिद्वार की। पौड़ी से तीरथ सिंह रावत जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट, कमलेश जी बात पूरी होने दीजिए। आपका तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। कमलेश जी, आपने कैंडिडेट उतार दिए ना, 3 सीटों से आपने सिटिंग सांसदों को टिकट दे दिया। कमलेश जी, उमा जी अपनी बात को जल्दी से पूरा करिए, आगे बढ़ते हैं, रतन जी का रुख करते हैं। कमलेश जी, मुझे ये बताइए, निशंक जी, मेरी बात सुनिए तो कमलेश जी आंसर देंगे। कमलेश जी आपकी बात सुनेंगे तब आप बताएंगी ना। कमलेश जी थोड़ा सा रुक जाइए, उमा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। ये है कि तीरथ सिंह रावत जी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने उनको सांसद वो थे, उसके बाद आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया। हमारे निशंक जी
पोखरियाल निशंक जी हमारे देश के चौथे सबसे ज्यादा जो कद्दावर मंत्रालय होता है मानव संसाधन उसके मंत्री रहे हैं। आज ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि ये दोनों बड़े नेता आज उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है कि उनको सांसदी का टिकट भी ना दिया जाए। उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि या तो वो पहले खराब थे या फिर वो अब खराब हो चुके हैं। आप ये बताइए, हमारे केंद्रीय मंत्री का टिकट आप मतलब दोबारा से नहीं दे रहे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को आप दोबारा टिकट नहीं देना चाहते, यानी कि इस समय या तो जब आपने उनको बनाया था, मंत्रालय दिया था या मुख्यमंत्री बनाया था, वो कैपेबल नहीं थे। अब आपका एहसास हुआ कि ये दोनों मंत्री जो हैं कैपेबल नहीं है, इसलिए इनका टिकट काट दिया जाए। तो उस समय आपने उनको मंत्री क्यों बनाया था? चिंता किस बात की? देखिए, अगर हम टिकट दे रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं दे रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। समझ में ये नहीं आता कि खुद ठीक है, ठीक है उमा जी, कमलेश जी, ठीक है। रतन जी का रुख कर लेते हैं। रतन जी, आप ये सारी चीजों को मुझे लगता है बहुत बखूबी समझ पा रहे होंगे। कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि विपक्ष की रणनीति को लेकर सवाल हमेशा से खड़े होते रहे हैं। अभी इनके शीर्ष नेताओं ने भी साफ तौर पर इनकार कर दिया है। और ठोस विकल्प क्या विपक्ष के पास है? 6 मार्च को जो स्क्रीनिंग मीटिंग होनी है, क्या लगता है इसमें तस्वीर साफ हो जाएगी? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा जो अनुभव है सड़क का, बाकी तो पार्टियों के लोग हैं वो अपना हिसाब कह रहे हैं, लेकिन प्रदेश में हालात इस तरह से बदतर हैं। ये पिछले वर्षों में अब धीरे धीरे ये 7-8 साल हो गए हैं बीजेपी सत्ता में है। तमाम आपदाएं हैं, भर्ती घोटाले हैं, सीबीआई है और जंगलों का कटान है और प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये सारी चीजें बार बार राज्य में देखने को मिल रहे हैं और एक राज्य में बड़ा असंतोष भी है। लेकिन उस असंतोष में कोई काम जिस ढंग से होना चाहिए था वो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस ही पार्टी है, विकल्प है बीजेपी का अगर कोई है तो वो कांग्रेस ही है। सैद्धांतिक रूप से हम मानते हैं। अभी जो पीछे एक बैठक हुई थी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, जो इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई थी कांग्रेस भवन में, जिसमें सिविल सोसाइटी के भी लोग थे, कुछ संस्कृति कर्मी भी उसमें जुटे थे, कुछ पर्यावरण के भी लोग थे और एक उत्साहजनक खबर थी हम लोगों के लिए और एक बड़ी बैठक हुई थी कि वहां से जाए। लेकिन ये कुछ समस्याएं कांग्रेस के ही अंदर हैं और सबसे बड़ी समस्या तो ये जीजा साले ही हैं, ये रावत और कर्नल महाराज जी। अब महाराज जी यहाँ तो ये सारी चीजें कर रहे थे, वहां दिल्ली में जाके सबसे पहले वो अपना नाम दिया है हरिद्वार से, जबकि उनके जीजाजी हरीश रावत जी पहले से तैयारी कर रहे थे। और सक्रिय इस अवस्था में भी प्रदेश में अगर कोई सबसे बड़ा सक्रिय राजनेता है तो वो हरीश रावत है और उससे बड़ा नेता भी उत्तराखंड में नहीं है। इसमें भी हमें वो बेहिचक हम कह सकते हैं और मानते हैं वो है। लेकिन वो भी अगर ये कप्तानी का ये सब चाहते हैं संगठन में, तो उनकी भी दिक्कत ये है कि वो हो तो उनके इर्द गिर्द हो, वो कहीं उनसे बाहर ना चला जाए। उनकी ये समस्या है कि वो उसके साथ रहना। और इसी दिक्कत में ये जो गुटबाजी हुई है कांग्रेस में, जो संगठन धरातल पर नहीं है, इसके बावजूद कि लोगों में असंतोष है सत्तारूढ़ दल के खिलाफ और जो लोगों की समस्याएं बहुत यूकेटी के साथी ने गिनाई है। बिल्कुल रतन जी, लेकिन ये तो छोटी सी बात है। अगर देखा जाए यहाँ पर आप देख ही रहे हैं किस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का भी सिलसिला बदस्तूर जारी है। कौन किस पार्टी में लगातार जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी इस बात को लेकर विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जैसा कि अभी ये प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आई, अभी एक बाइट भी चली थी जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि कांग्रेस के नेता अभी भी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। सबको बिल्कुल, ये तो मैं अगर ये समझ पे आऊं कि ये पूंजीवादी राजनीति का चरित्र है, वो उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका जब ये बात आती है तो आइडियोलॉजी कोई उसको भी वो भी ध्वस्त हो जाती है। अब बीजेपी के 4-5 लोगों ने जो टिकट जिनको मिल गया उन्होंने वापस कर दिए, हम नहीं लड़ रहे हैं। जिसको क्या कहा जाए, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ये स्थिति तो है। और लेकिन अभी जो खतरा है हमारे यहाँ, वो संविधान का जो खतरा है,
जो लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेंगी कि नहीं रहेंगी, उसका जो खतरा है, किसी की आवाज सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी। हमारे धामी जी भी यहाँ बुलडोजर लाना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से, वो भी सीख रहे हैं कि आप बुलडोजर चलाएं तो कोई सुनवाई होगी नहीं। संजय चौधरी जी का रुख कर लेते हैं, संजय चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। गुटबाजी चरम पर है और रणनीति को लेकर लगातार सवाल। संजय जी, अगर देखा जाए काफी लेट लतीफी है, अगर देखा जाए चुनावी दावेदारों के नाम उजागर नहीं किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अभी तक ये कहा जा रहा है कि भाई 6 मार्च को स्क्रीनिंग मीटिंग होगी, तभी स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी। और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि अभी भी जो पूर्व के कुछ विधायक हैं, वर्तमान के कुछ विधायक हैं जो उनके टच में हैं और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। मैडम, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि गुटबाजी के बारे में तो मैं पार्टी लेवल पर नहीं कुछ कहूंगा, क्योंकि एक मैं कार्यकर्ता होने के नाते इस लेवल पर तो नहीं कह सकता। लेकिन मैडम, जनता को ठगा गया है बीजेपी सरकार में। इसका आईना जनता चुनाव के मध्य देगी। चुनाव पर कर्मचारी को ठगा गया है, पेंशन योजना पर कर्मचारी नाराज है, किसान नाराज है। किसान से वादा किया गया था, मुद्दे भरपूर है विपक्ष के पास, लेकिन अंतर्कलह और मनोदोषों को मुझे लगता है थोड़ा सा समझना और उसको संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी है विपक्ष की, जो होनी चाहिए लोकसभा चुनाव को देखते हुए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल टिकट को लेकर, चुनावी जो बिसात है उसको लेकर आरोप और प्रत्यारोप और कुछ नए दावेदार विपक्ष की तरफ से जो कैंडिडेट हैं उन्हें टिकट दिया जा सकता है अगर वो बेहतर, उनका वोट बैंक अगर मजबूत होता है। इस आधार पर ऐसी जो रणनीति है वो निकलकर सामने आ रही है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।